मैं डॉक्टर पीयूष स्वामी महाविद्यालय व्याख्याता राजनीति विज्ञान विभाग से मैं आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट का क्लास स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम के बिना किसी भी टॉपिक को पढ़ना जानना बहुत ही मुश्किल होता है। हर विद्यार्थी के लिए सर्वप्रथम पाठ्यक्रम को जानना होता है। इसी हेतु हमने आज इस पाठ्यक्रम पे चर्चा करेंगे। पेपर फर्स्ट बीए पार्ट का जो फर्स्ट पेपर है उसका नाम है फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी राजनीति विज्ञान के मूल आधार। राजनीति विज्ञान के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, उसकी फाउंडेशन क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या विषय वस्तु आती है, क्या क्या कंटेंट होते हैं, ये मूल आधार का मतलब है कि राजनीति विज्ञान किन किन नींवों के ऊपर, किन किन आधारों पर टिका हुआ है। मूल आधार पाठ्यक्रम जैसा कि महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के द्वारा निर्धारित जो पाठ्यक्रम है उसी पे हम चर्चा करेंगे। यूनिवर्सिटी के द्वारा निर्धारित 5 यूनिट्स दी गई है, उन 5 यूनिट्स से ही हमारा पेपर आता है और 5 यूनिट में हमारा पूरा पेपर को डिवाइड किया गया है। हर यूनिट में से कुछ ना कुछ आपको पेपर के अंदर मिलेगा। पहली यूनिट है राजनीति विज्ञान। क्या है अर्थ, यानी राजनीति विज्ञान का मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है, राजनीति विज्ञान कहते किसको है। तो राजनीति विज्ञान राज्य की समस्त राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन करना ही राजनीति है। विज्ञान एक अलग चीज़ है, राजनीति अलग चीज़ है। राजनीति विज्ञान इन दोनों का हम टुकड़ों में अध्ययन करेंगे। राजनीति का अलग अध्ययन करेंगे, विज्ञान का, और इन दोनों का अध्ययन करने के बाद पूरी राजनीति विज्ञान को समझेंगे। राजनीति विज्ञान का परंपरागत रूप से राजनीति विज्ञान ना होकर एक नीति शास्त्र के रूप में अध्ययन किया जाता रहा। राज्य की समस्त गतिविधियों का अध्ययन करना ही राजनीति है। विज्ञान का मतलब यहाँ है कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान क्यों कहा जाता है। राजनीति विज्ञान को विज्ञान इसलिए कहा जाता है क्योंकि राजनीति विज्ञान में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की तरह कुछ भविष्यवाणियाँ की जा सकती है और कुछ ऐसी बातें हैं जो वनस्पति विज्ञान और हमारे राजनीति में सेम होती है, इसलिए हम कह सकते हैं इसको राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान को पूरी तरह से विज्ञान नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि राजनीति विज्ञान मानव का अध्ययन करता है और मानव कभी भी जो है एक जगह स्टेबल नहीं रहता है, उसके विचारों में हमेशा परिवर्तन आता रहता है। जबकि विज्ञान का शोध आप कहीं भी करें वही रिजल्ट आएगा, किसी समय भी करें एक ही रिजल्ट प्राप्त होगा। तो इसमें हम पहले यूनिट में पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या है, ये कितने प्रकार की राजनीति विज्ञान होती है, राजनीति विज्ञान किस किस दृष्टिकोण के द्वारा पढ़ेंगे। तो दृष्टिकोण के बारे में अगर हम बात करें तो राजनीति विज्ञान के 2 दृष्टिकोण हैं, मॉडर्न एंड क्लासिकल थ्योरी, जिसे हम परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण कहते हैं। परंपरागत राजनीति विज्ञान भी कह सकते हैं, परंपरागत उपागम भी कह सकते हैं, परंपरागत राजनीतिक विचारधारा भी कह सकते हैं। अब परंपरागत राजनीति विज्ञान का मतलब यहाँ है कि जो केवल तर्क और कल्पना पे आधारित है उसको हम परंपरागत राजनीति विज्ञान कहते हैं। तर्क कल्पना पे आधारित है, जिसकी शैली वर्णनात्मक है, उसको कहते हैं परंपरागत राजनीति विज्ञान। जो केवल राज्य सरकार तथा राज्य एवं सरकार दोनों का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण एक सीमित अध्ययन करता है, एक संकुचित अध्ययन करता है, केवल तर्क वितर्क करके अपनी बात को सिद्ध करता है और केवल कल्पना पर रहता है, उसको कहते हैं परंपरागत दृष्टिकोण। जिसके अंदर ऐतिहासिक, वर्णनात्मक इन शैलियों का प्रयोग किया जाता है, उसको कहते हैं हम परंपरागत दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण के बाद हम दूसरा नंबर लेते हैं आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान को पूरी वैज्ञानिक विचारधारा के साथ अपनाकर विज्ञान बनाना चाहता है।
आधुनिक दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक तथ्यों का प्रयोग किया गया, अनुसंधानों का प्रयोग किया गया, बड़े बड़े प्रयोगशालाएं स्थापित की गई, बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट स्थापित किए गए। आधुनिक दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान को एक विज्ञान का चोला पहनाया गया। कहने का मतलब है राजनीति विज्ञान को पूरी तरह से विज्ञान बनाने की चेष्टा इस दृष्टिकोण के अंतर्गत की गई थी, लेकिन राजनीति विज्ञान को प्योर साइंस नहीं बनाया जा सकता। इसका कारण यही है कि राजनीति विज्ञान मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है, मानव की गतिविधियों का अध्ययन करता है, और मानव की गतिविधियां, मानव का व्यवहार किसी भी स्थिति में एक नहीं रह सकता। हमेशा उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट होते रहते हैं, हमेशा जो है मानव का स्वभाव बदलता रहता है, और जो चीज़ बदलती है उसे विज्ञान नहीं माना जा सकता। तो आधुनिक दृष्टिकोण जो है जो आपकी वैज्ञानिकता पर बल देता है और राजनीति को विज्ञान बनाना चाहता है। आधुनिक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ व्यवहारवाद है, या इवन हम ये कह दें कि आधुनिक दृष्टिकोण का एक पार्ट है व्यवहारवाद। उसकी विशेषता है व्यवहारवाद का जो प्रणेता था, जनक था, फादर था, और डेविड ईस्टन के द्वारा ही राजनीति विज्ञान में एक प्रकार से एक नई क्रांति लाई गई। आधुनिक दृष्टिकोण का ही पार्ट है व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद का मतलब यहाँ यही है, जैसा कि मैंने आधुनिक दृष्टिकोण में बताया था, व्यवहारवाद के अंतर्गत ही राजनीति विज्ञान को प्योर साइंस बनाने की कोशिश की गई थी। और डेविड ईस्टन ने जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद राजनीति विज्ञान में एक नवीनता, एक नूतन परिवर्तन किया गया और एक नूतन प्रवृत्तियों का प्रवेश हुआ। अमेरिका के शहर के शिकागो विश्वविद्यालय के अंदर जो है व्यवहारवाद का उदय हुआ था। वहीं पर ही जो है व्यवहारवाद के शोध किए जाते थे और जो है वैज्ञानिक तथ्यों का प्रयोग किया जाता था। व्यवहारवाद के अंतर्गत नए नए आंकड़ों का प्रयोग किया जाता था, नए नए प्रयोगशालाएं स्थापित की गई, इवन कहने नई भाषा शैली, नवीन जो है प्रयोग, नवीन प्रयोगशाला, नए शब्द, ये सब व्यवहारवाद की उपज है। यानी राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एक बहुत ही विशेष प्रकार का परिवर्तन, एक क्रांति, एक आंदोलन है। उसी से जुड़ा हुआ है उत्तर व्यवहारवाद। उत्तर व्यवहारवाद का जनक भी डेविड ईस्टन था। डेविड ईस्टन ने अपने एक भाषण में कहा था कि व्यवहारवाद में जो कमियां रह गई है, उन कमियों को दूर करने के लिए हम उत्तर व्यवहारवाद को जन्म देंगे। यानी व्यवहारवाद के अंदर जो कुछ कमियां रह गई थी, उसको दूर करने के लिए एक नवीन आंदोलन का उदय हुआ। उस नवीन आंदोलन को ही उत्तर व्यवहारवाद कहते हैं। व्यवहारवाद जहाँ वैज्ञानिकता और मूल्य निरपेक्षता की बात करता है। मूल्य निरपेक्षता का मतलब यहाँ यही है कि मूल्यों के बिना अध्ययन, जहाँ परंपरागत राजनीति मूल्य सहित अध्ययन करती थी, मूल्य सापेक्ष अध्ययन करती थी, वहीं व्यवहारवाद मूल्य निरपेक्ष, अपने सिद्धांत में, अपने शोध में मूल्यों को हटाकर अध्ययन करना ही व्यवहारवाद की मुख्य विशेषता मानी जाती है। वहीं उत्तर व्यवहारवाद में मूल्यों सहित अध्ययन किया गया, क्योंकि मूल्यों को हटाकर सामाजिक विज्ञान में शोध करना बड़ा मुश्किल काम है। उत्तर व्यवहारवाद के दो प्रमुख स्लोगन थे, प्रासंगिकता और कर्मनिष्ठता। उत्तर व्यवहारवाद के द्वारा समाज को कुछ नवीनता प्रदान की गई। उत्तर व्यवहारवाद के बाद हमारा नेक्स्ट यूनिट नंबर फर्स्ट में सिलेबस का जो टॉपिक है वो अंतःअनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति का, ये भी इसी से जुड़ा हुआ है। अंतःअनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति का मतलब यह है कि पहले परंपरागत राजनीति विज्ञान में जो केवल राजनीति, सरकार, राज्य तथा सरकार इनके इर्द गिर्द घूमती थी। जैसे कि डॉक्टर गार्नर ने कहा है, राजनीति विज्ञान का अंत एवं आरंभ राज्य के साथ होता है। यह विचारधारा, यह विचार जो है परंपरागत राजनीति विज्ञान की ओर इंगित करती है। तो अंतःअनुशासनात्मक दृष्टिकोण में क्या हुआ कि राज्य और सरकार, इन तीनों का अध्ययन तक सीमित ना रहकर, राजनीति विज्ञान केवल अपने ही दायरे तक सीमित ना रहकर अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध स्थापित करके अपने शोध का परिणाम निकालती थी।
तो हालांकि अंतःनुशासनात्मक दृष्टिकोण में बहुत सारे सब्जेक्ट है, जैसे सोशल साइंस में आपके दर्शन शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, इतिहास है, जो आपके समाज शास्त्र है, बहुत सारे सामाजिक विज्ञान है। लेकिन यूनिवर्सिटी के द्वारा निर्धारित 3 ही विषय हमें अंतःनुशासनात्मक दृष्टिकोण के अंदर पढ़ने होंगे, जिसमें हम इतिहास को देख सकते हैं, यानी इतिहास और राजनीति विज्ञान का क्या संबंध है, इतिहास और अर्थशास्त्र का क्या संबंध है, इतिहास और समाजशास्त्र का क्या संबंध है, यह अंतःनुशासनात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत देख सकते हैं। अंतःनुशासनात्मक दृष्टिकोण का मतलब यही है कि राजनीति विज्ञान का इतिहास के साथ क्या संबंध है, राजनीति विज्ञान और इतिहास की विषय वस्तु किस प्रकार की है, अगर इनका अध्ययन किया जाए तो इनसे क्या परिणाम निकलेंगे, राजनीति विज्ञान इतिहास को क्या प्रदान करता है, इतिहास राजनीति विज्ञान को क्या प्रदान करता है, यानी राजनीति विज्ञान इतिहास, राजनीति विज्ञान अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र का अंतः संबंध स्थापित करना ही अंतःनुशासनात्मक दृष्टिकोण है। इसके अलावा जो है फिजिक्स के साथ क्या संबंध है, फिजिक्स में जो सिद्धांत स्थापित होते हैं वह राजनीति विज्ञान के अंदर स्थापित करके एक नवीन परिवर्तन करना आधुनिक दृष्टिकोण, व्यवहारवाद, अंतःनुशासनात्मक दृष्टिकोण की विशेषता मानी जाती है। आगे हम चर्चा करेंगे इन पे कल कि राजनीति विज्ञान क्या है। ये केवल सिलेबस है, सिलेबस का कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद में आपका जो टॉपिक है, आपका जो सिलेबस है, धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया जाएगा। यूनिट नंबर 2 की चर्चा करें। यूनिट नंबर 2 की राज्य के अंदर क्या है, यूनिट नंबर 2 में राज्य की उत्पत्ति सिद्धांत, राज्य के उत्पत्ति सिद्धांत, यानी राज्य का उदय कैसे हुआ, किन किन सिद्धांतों के द्वारा हम ये पढ़ेंगे कि राज्य का उदय कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब बातें। क्योंकि राज्य का उदय अलग अलग विचारकों के द्वारा, अलग अलग सिद्धांतों के द्वारा अलग अलग बताया गया है। सामाजिक समझौता सिद्धांत के विचारक है, वो कहते हैं कि राज्य का या राज्य की जो उत्पत्ति है वो एक समझौते के माध्यम से हुई है, जबकि ये विकासवादी कहते हैं कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है जिसका जो है स्वतः ही विकास हुआ है। उसके बाद हम आंगिक सिद्धांत की बात करें। आंगिक सिद्धांत का मतलब यहाँ यही है कि जैसे छोटा बच्चे का निर्माण होता है वैसे ही राज्य रूपी शरीर का भी निर्माण होता है, यानी राज्य को एक ऑर्गेनिक थ्योरी के तहत एक ऐसा माना गया है कि राज्य के अलग अलग अंग होते हैं। जैसे एक मनुष्य के शरीर के छोटे छोटे अंग होके बड़े होते हैं, वैसे ही राज्य के छोटे छोटे अंग है वो बड़ा होता है, एक बहुत बड़ा विशाल राज्य और फिर देश बन जाता है। इसको कहते हैं ऑर्गेनिक थ्योरी, आंगिक सिद्धांत, सावयव सिद्धांत, जिसके जो जनक है हर्बर्ट स्पेंसर है। इसे स्पेंसरवादी सिद्धांत भी कहते हैं, मार्क्सवादी सिद्धांत, यानी राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो मार्क्सवादी सिद्धांत है। मार्क्सवादी सिद्धांत का मतलब यहाँ ये है कि कार्ल मार्क्स के द्वारा जो राज्य के उत्पत्ति के संबंध में क्या विचार प्रस्तुत किए गए हैं उसी को हम मार्क्सवादी सिद्धांत कहते हैं। कार्ल मार्क्स कहता है राज्य एक आवश्यक बुराई है, यानी राज्य होना तो चाहिए लेकिन एक राज्य बहुत ही आवश्यक बुराई है। इसने बुराई इसलिए माना है क्योंकि पूंजीपति लोगों के द्वारा जो मजदूर वर्ग है उनका शोषण किया जाता है, इसलिए राज्य को जो है एक शोषण का आधार माना है। राज्य की उत्पत्ति इसलिए हुई है जिससे एक पूंजीपति वर्ग है वह दूसरा मजदूर वर्ग का शोषण करता है, वहीं से राज्य की उत्पत्ति हुई है। तो ये कार्ल मार्क्स कहता है कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है। उसके अलावा जो है देवीय सिद्धांत भी है और मातृ सत्तात्मक सिद्धांत है, पितृ सत्तात्मक सिद्धांत है, डिवाइन थ्योरी है। तो ये देवीय सिद्धांत में ये थे ईश्वर जो है पृथ्वी पे आए और उन्होंने राज्य की स्थापना कर दी। जैसे हीगल कहता है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, तो यहाँ दैवीय सिद्धांत से ये सिद्ध होता है कि ईश्वर कहीं आकाश से धरती पर उतर के आए और उन्होंने एक राज्य की स्थापना कर दी। उसके बाद मातृ सत्तात्मक एक माता के माध्यम से जो है राज्य की स्थापना हुई, पितृ सत्तात्मक पिता के माध्यम से एक राज्य की स्थापना हुई। तो सारी इसके अंदर यही चर्चा होगी यूनिट नंबर 2 में कि राज्य कैसे उत्पन्न हुआ, उस मतलब राज्य की कैसे उत्पत्ति हुई, राज्य कहाँ से आया, ये सारे सिद्धांत हैं इसमें।
उसके बाद हम यूनिट नंबर 3 की चर्चा करेंगे। यूनिट नंबर 3 में शक्ति, सत्ता, अधिकार, समानता, स्वतंत्रता और न्याय है। कहने का मतलब कि जो राजनीति विज्ञान के जो मेन गट्स है वो शक्ति है, सत्ता है, अधिकार है, समानता है, स्वतंत्रता है। शक्ति राजनीतिक शक्ति हो सकती है, आर्थिक शक्ति होती है, और सौंदर्य की शक्ति हो सकती है, आपके बल की शक्ति हो सकती है। इस प्रकार शक्ति के अंदर शक्ति के स्रोत क्या होते हैं, शक्ति के प्रकार कितने होते हैं, इन सब की हम चर्चा करेंगे। और जैसा कि शक्ति की हम बात करें, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये बात शक्ति को प्रदर्शित करती है। जिसके पास अत्यधिक शक्ति होगी वही राज्य की स्थापना कर पाएगा। और इसमें उसके बाद है सत्ता। सत्ता की बात करें तो सत्ता जो है, सत्ता के कितने प्रकार होते हैं, किस किस प्रकार की सत्ता होती है, ये सारी जो है सत्ता में आती है। ठीक है, सत्ता को मैक्स वेबर के द्वारा बताई गई। सत्ता का जो निर्धारण है, क्लासिफिकेशन है, वो मैक्स वेबर के द्वारा निर्धारित किया गया है। मैक्स वेबर ने 3 प्रकार की सत्ताएं बताई है, 3 प्रकार की सत्ता बताई है उसने, मैक्स वेबर ने। पहले प्रकार की सत्ता में वो कहता है एक तो कानूनी सत्ता होती है, फिर परंपरागत सत्ता होती है, और फिर एक प्रकार की चमत्कारिक सत्ता होती है। परंपरागत सत्ता के अंदर जो प्राचीन तरीके से चली आ रही है उसको कहते हैं परंपरागत सत्ता की। ये प्राचीन टाइम में राजा महाराजा के टाइम चलती थी। इस प्रकार की सत्ता की राजा का बेटा राजा, तो उसको राजा का जो बेटा है उसको एक पिता, एक राजा के द्वारा जो है सत्ता मिली है। उसके बाद है आपकी वैधानिक शक्ति, कानून के द्वारा किसी को शक्ति मिलती है उसको वैधानिक शक्ति कहते हैं। उसके बाद है चमत्कारिक सत्ता। चमत्कारिक सत्ता के अंतर्गत जो है एक ऐसी पावर होती है, एक ऐसा मतलब उसके अंदर कुछ स्पेशल होता है जिससे उसकी बात हर कोई मानता है। हमारे भारतीय राजनीति के अंतर्गत अभी तक 3 प्रकार के चमत्कारिक सत्ता के प्रधानमंत्री माने गए हैं। इसमें नेहरू, इंदिरा गांधी और वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी चमत्कारिक सत्ता के अंतर्गत माना जाता है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं अधिकार की। अधिकार प्राकृतिक अधिकार होते हैं, सामाजिक अधिकार होते हैं, राजनीतिक अधिकार होते हैं। इस प्रकार अधिकारों की चर्चा भी हम करेंगे जब हम अधिकार का टॉपिक करेंगे। उसके बाद समानता, स्वतंत्रता की भी चर्चा हम आगे के टॉपिक में करेंगे। समानता हमारे संविधान के द्वारा निर्धारित की गई, स्वतंत्रता भी हमारे संविधान के द्वारा निर्धारित की है। इसमें ये समानता का अर्थ क्या है, स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, समानता कितने प्रकार की होती है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है, ये सारी चर्चा हम इसमें करेंगे। उसके बाद हम करते हैं यूनिट नंबर 4 यूनिट में संसदात्मक और अध्यक्षात्मक, एकात्मक एवं संघात्मक शासन प्रणालियों की चर्चा करेंगे। इसमें संसदात्मक शासन प्रणाली का क्या अर्थ है, इसके क्या गुण हैं, इसके क्या दोष हैं। उसके बाद हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का अर्थ, उसके गुण, उसके दोष, उसके बाद एकात्मक, संघात्मक, इनके अर्थ, गुण, दोषों की चर्चा करेंगे। संसदात्मक शासन व्यवस्था की अगर हम चर्चा करें तो संसदात्मक शासन व्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है ब्रिटेन को। ब्रिटेन को संसद की जननी कहते हैं। अब संसदात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। कहने का मतलब कार्यपालिका व्यवस्थापिका के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड होती है। ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ पे कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का घनिष्ठ संबंध होता है उसे हम संसदात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। और जहाँ कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता उसे हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था हेतु अमेरिका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्था, ये भी एक प्रकार के शासन के प्रकार ही हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत सरकार की शक्तियाँ एक जगह केंद्रित होती है, उसे हम एकात्मक कहते हैं। और संघात्मक शासन व्यवस्था में सरकार की शक्तियाँ विकेंद्रित होती है, यानी राज्य सरकार के पास अपनी पूरी शक्तियाँ होती है और केंद्र सरकार के पास अपनी पूरी शक्तियाँ होती हैं, उसे संघात्मक कहते हैं।
और इसके भी गुण दोषों आदि की चर्चा करेंगे। उसके बाद है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 की हम चर्चा करें, इसमें सरकार के अंग है। सरकार के अंग कौन कौन से होते हैं, जैसे कि राजनीति विज्ञान के 11वीं 12वीं पास किए विद्यार्थियों को मालूम है सरकार के कितने अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग माने जाते हैं, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के व्यवस्थापिका अंग किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, इनके क्या क्या कार्य होते हैं, व्यवस्थापिका का पतन क्यों हो रहा है, इन सब की चर्चा हम करेंगे। उसके बाद हम चर्चा करें सेकंड की सरकार के दूसरे अंग की। सरकार के दूसरे अंग में कार्यपालिका आता है। कार्यपालिका के अंतर्गत कितने प्रकार की कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका के क्या क्या कार्य होते हैं, कार्यपालिका के कौन कौन सदस्य होते हैं। उसके बाद हम न्यायपालिका की चर्चा करेंगे, न्यायपालिका में कौन होते हैं, न्यायपालिका के क्या कार्य होते हैं, और न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है, शक्ति पृथक्करण क्या है। शक्ति पृथक्करण भी जो एक बहुत ही अच्छा विचार है, एक अच्छी विचारधारा है, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का। इस प्रकार जो हमारी ये 5 यूनिट है सिलेबस के अंदर, पाठ्यक्रम के अंतर्गत, तो इन सब को हम आगे की चर्चा के अंदर पढ़ेंगे। तो कल हम स्टार्ट करेंगे राजनीति विज्ञान का क्या अर्थ है और प्रमुख विद्वानों के नाम राजनीति विज्ञान से जो जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कल हम यही चर्चा करेंगे, राजनीति विज्ञान का क्या अर्थ है, राजनीति विज्ञान क्या है, राजनीति विज्ञान का क्षेत्र क्या है, इन सब पे चर्चा हम कल करेंगे। और जो है आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप सभी को बहुत धन्यवाद।